हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, हाल फिलहाल में मैंने बहुत सारे जो लोग हैं जिन्होंने डीजल गाड़ियां ली हैं उनसे बात करी, तो ये मुझे बात समझ में आई कि उनको डीजल BS6 कारें जो आई उनके साथ जुड़ी हुई दो बातों के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। ना तो जो कंपनियां हैं, सेल्स एडवाइजर हैं, वो उनको इसके बारे में बताते हैं, ना ही सर्विस में के लिए जब वो जाते हैं उनको इसके बारे में बताया जाता है। लेकिन जब वो इन दो प्रॉब्लम्स की वजह से कहीं फंस जाते हैं तब उनको समझ में आता है कि भाई ये क्या हो रहा है। दोस्तों, देसी सेंस की आज की वीडियो हम BS6 डीजल इंजन के बारे में जुड़ी दो बातों के बारे में डिटेल में समझेंगे, जो कि किसी के लिए भी समस्या का कारण बन सकती है, परेशानी का कारण बन सकती है। अब कई बार ऐसा देखा जाता है कि आप इंजन में तेल डलवाते हैं और कुछ समय बाद गाड़ी चलाने के बाद 2-4 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद देखते हैं कि जो इंजन ऑयल है उसका लेवल बढ़ गया है। जबकि अक्सर ऐसा होता है कि डीजल कारें हो चाहे पेट्रोल की कारें, उनमें इंजन ऑयल का जो लेवल है वो कम होता है और हम सर्विस पे टॉप अप वगैरह करवाते हैं। लेकिन BS6 खास तौर पर जो डीजल कारें हैं इनमें कई बार लेवल जो इंजन ऑयल का वो बढ़ जाता है। ये एक समस्या आती है। दूसरी समस्या होती है रीजनरेशन की, जिसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं होता। जब वो इस चीज़ में फंसते हैं तब उसके बारे में उनको जानकारी होती है, वो इसके बारे में जानना शुरू करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में समझेंगे देसी सेंस की आज की वीडियो में। तो मेरी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं या फिर इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन बना उसको प्रेस कर दें, ताकि चैनल पे जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, अभी जो बात कहने जा रहा हूँ थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, क्योंकि जो डीजल कारें हैं इनको ट्रेडिशनली मेंस कार कहा जाता है। हम सब जानते हैं कि डीजल इंजन का इस्तेमाल बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी में होता है, उनको ज़्यादातर जो मर्द हैं वही चलाते हैं। उन्हीं इंजन का इस्तेमाल उनका छोटा रूप जो गाड़ियों में आया तो वही ट्रेडिशनली इसको मेंस कार कहा गया, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत इंजन की वर्किंग के बारे में, मैकेनिक के बारे में समझना पड़ता है अगर आप अपनी कार की जो केयर है बहुत ध्यान से करना चाहते हैं। लेकिन अब समय बदल गया है, हर किसी को भगवान ने बुद्धि दी है, चाहे वो आदमी हो औरत हो, हर चीज़ को समझ सकता है। तो डीजल इंजन की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं जो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन आजकल गाड़ियों में जाता लगता है, वो चलता कैसे है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंजन के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं किसी भी इंजन के। खासतौर पर डीजल इंजन की जब बात करेंगे तो देखिए, जो चीज़ मूव करती है जिसकी वजह से हमारी इंजन में गति आती है वो होता है पिस्टन। पिस्टन की शेप आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं। इसमें एक मेन पार्ट होता है, उसके ऊपर एक छोटा सा रिंग लगा होता है। ये रिंग भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसके नीचे क्रैंक शाफ्ट लगी होती है। जब ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव करता है, जहाँ किसी भी डायरेक्शन में मूव करता है इंजन के अंदर, तो ये क्रैंक शाफ्ट को घुमाता है, उससे हमारी इंजन में गति आती है, जब मोशन आता है। अब एक इसकी हाउसिंग होती है जिसके अंदर ये पिस्टन मूव करता है, तो उसको हम हाउसिंग कह सकते हैं फिलहाल सिंपल भाषा में। और इसके ऊपर एक हेड लगा होता है जो इन सबको कवर करके रखता है। हेड में वॉल्व्स लगे होते हैं जिनमें एक तरफ से हवा आती है, दूसरे तरफ से हवा बाहर चली जाती है। तो यहाँ वॉल्व दो तरह के होते हैं, एक इनलेट वॉल्व होता है, एक आउटलेट वॉल्व होता है, और इसके साथ एक होता है इंजेक्टर जेट, जिसके थ्रू जो फ्यूल है वो इंजेक्ट किया जाता है इस पूरी हाउसिंग में, जहाँ पे जो कि बर्न होता है। पेट्रोल डीजल इंजन में यही फर्क होता है कि पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग होता है, वो स्पार्क करता है, जो मिक्सचर आता है फ्यूल और एयर का वो उसमें आग लगती है। लेकिन डीजल इंजन में जो फ्यूल है वो बाद में डाला जाता है, सिर्फ पहले हवा आती है। तो ये मेजर फर्क होता है। अब समझते हैं कि 4 स्ट्रोक क्या होते हैं, 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है। फिलहाल हम मानते हैं कि जो इंजन है वर्टिकल है, जो पिस्टन है पहले नीचे पोजीशन में है, जो ऊपर गया, ऊपर जाने के फिर नीचे आया, तो इसको हमने एक स्ट्रोक बोल दिया। अब होता है कि जो पहले स्ट्रोक में पिस्टन ऊपर जाके नीचे आता है तो उस समय जो इनलेट वॉल्व है वो खुलता है, जो हवा है इंजन में वो भरती है। अब जो पिस्टन दोबारा ऊपर जाता है सेकंड स्ट्रोक के लिए, तो जो दोनों वॉल्व बंद हो जाते हैं और जो हवा वो कंप्रेस होती है उसको दबाया जाता है। जब भी हवा को दबाया जाता है तो उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। फिर जो पिस्टन है वो रिलीज होता है, हवा थोड़ी रिलैक्स होती है, और फिर जो उसको हवा को दोबारा दबाया जाता है और टेम्परेचर पहले से ज्यादा बढ़ जाता है। अब जब बिल्कुल पिस्टन ऊपर आ जाता है, हेड के पास आ जाता है, उसी समय उसके ऊपर डीजल फेंका जाता है, स्प्रे किया जाता है इंजेक्टर के द्वारा, और उस डीजल में आग लगती है, धमाका होता है और इंजन जो पिस्टन है वो बड़ी जोर से नीचे आता है, फोर्स के साथ नीचे आता है, और इस तरह से जो पावर हमें वो मिलती है। अब जो चौथा स्ट्रोक होता है, इसमें जो पिस्टन दोबारा ऊपर जाता है तो हवा में प्रेशर बनता है, जो आउटलेट वॉल्व है वो खुल जाता है, और जो धुआं है, जला हुआ ईंधन है, वो बाहर निकल जाता है। जो 4 स्ट्रोक इंजन की सिंपल वर्किंग है। जो हमने पहली समस्या की बात करी, तो इंजन ऑयल का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। वो इसलिए होता है दोस्तों, जो पिस्टन होता है और जो उसकी हाउसिंग होती है
इनके बीच में थोड़ा गैप रहता है, क्योंकि अगर बराबर बराबर कर देंगे तो उन्हें घर्षण होगी और पावर हमें पूरी डिलीवर नहीं होगी। अब जो दीवार है हाउसिंग की, जो इंजन की और जो पिस्टन है, उसके बीच में एक रिंग होता है, और रिंग इनके बीच में जो गैप होता है वो बहुत छोटा होता है, बाल के कह लीजिए मोटाई के बराबर होता है। लेकिन जब इंजन गर्म होता है, थोड़ी देर चल जाता है, तो जो गैप और भी कम हो जाता है, बहुत ही थोड़ा गैप जो एक रह जाता है, ताकि जो सारी की सारी पावर है वो इस्तेमाल हो पिस्टन को पुश करने में, वो लीक ना हो। और जब इंजन ठंडा होता है तो गैप सबसे ज्यादा होता है। जब धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो जाता है और अपने पूरे टेम्परेचर पे पहुंच जाता है, तो उसका जो रिंग है पूरा फूल जाता है। मेटल का बना होता है, मेटल फैलती हमें पता है, तो फैलने के बाद वो गैप कम होने के बाद जो पूरा पुश है वो हमें पूरी पावर डिलीवरी मिलती है। अब BS6 गाड़ियों में क्या किया गया कि जैसे मैंने बताया, 4 स्ट्रोक इंजन में एक इंजेक्टर के थ्रू तेल आता है, उसमें प्री इंजेक्शन और पोस्ट इंजेक्शन लेके आए। प्री इंजेक्शन क्या होती है कि जब मेन इंजेक्शन आनी है, जिसमें सबसे ज्यादा फ्यूल फ्लो होना है इंजन के अंदर, उससे पहले थोड़ा सा डीजल गाड़ी में छोड़ दिया जाता है, ताकि जो गर्म हवा है उसमें थोड़ा सा चिंगारी आ सके, थोड़ी सी डीजल को आग लग सके। जब मेन डीजल जो उसमें आएगा, मेन फ्लो आएगा, तो वो ज्यादा कंबंशन हो सके, डीजल पूरी तरह मच सके। और जो पोस्ट इंजेक्शन होती है वो भी क्या होता है, जब मेन आपका स्ट्रोक पूरा हो जाता है उसके जस्ट बाद एक थोड़ा सा डीजल और फेंक दिया जाता है, क्योंकि हवा उस समय काफी गर्म होती है, और बचा खुचा डीजल है जो मेन स्ट्रोक में नहीं बला वो भी बल जाए, थोड़ा सा और उसको तेल दे दिया जाता है। अब दोस्तों, जब गाड़ी ठंडी है, तो मैंने बताया कि पिस्टन और उसके वॉल के बीच में, या रिंग और वॉल्स के बीच में थोड़ा गैप है, और उस समय अगर हम गाड़ी को बहुत ज्यादा स्पीड पे चलाने की कोशिश करते हैं, गाड़ी बहुत ज्यादा गर्म नहीं हुई है, तो गैप होने की वजह से थोड़ा बहुत डीजल, खासतौर पर जो प्री इंजेक्शन का डीजल होता है, जब पोस्ट इंजेक्शन का डीजल होता है, वो अंदर पिस्टन के थ्रू, उसके आसपास की दीवारों के थ्रू अंदर चला जाता है, और वहां पे जाके वो मिक्स हो जाता है आपके इंजन ऑयल के साथ, जो हम बाहर से डालते हैं सर्विस के टाइम पे। अब जब डीजल एक्स्ट्रा उसमें चला जाता है तो उसका जो लेवल है बढ़ जाता है, और थोड़ा बहुत बढ़ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप गाड़ी सही ढंग से नहीं चलाते हैं, ठंडी कार को ही बहुत ज़्यादा स्पीड पर भगाते हैं और अक्सर ऐसा करते हैं, तो ये कुछ 1000 किलोमीटर गाड़ी चलने के बाद आपको समस्या आ सकती है, और कुछ समय के बाद अगर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपको पूरा जो इंजन ऑयल है वो चेंज करना पड़ सकता है मेन सर्विस से पहले ही। वैसे तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि गाड़ी आप जब स्टार्ट कर लो, उसको लगभग 30-40 सेकेंड ऐसे चलने दो। उससे क्या होता है कि जो इंजन ऑयल वगैरह होते हैं वो सारी जगह पहुंच जाते हैं, जिन पार्ट्स पे उनको पहुंचना होता है। गाड़ी जब खड़ी है वो सब सेटल होकर नीचे चले जाते हैं। इसके अलावा कुछ किलोमीटर तक जब आपकी जो सुई है टेम्परेचर वाली थोड़ी सी चढ़ना ना शुरू हो जाए, गाड़ी को बहुत ज्यादा ना भगाएं। 100-150 की स्पीड जो होती है, आपने पूरी तरह थ्रॉटल खोल दिया, वैसा नहीं करना है। उसको एक मॉडरेट स्पीड पर चलाएं, 30-40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चलाएं, तो 1-2 मिनट में या 3-4 मिनट में वो गाड़ी अपने टेम्परेचर पे आ जाती है, बहुत जल्दी आजकल आ जाती है। तो उसके बाद आप कितना भगाएं, आपको गाड़ी पूरी पावर डिलीवर करेगी। इस तरह से आप इस समस्या से बच सकते हैं। और दोस्तों, जब BS6 इंजन बनाए गए खासतौर पर डीजल के, तो उनमें एक फिल्टर लगाया गया, आज इसको बोलते हैं DPF, यानी कि डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर। अब देखो, प्री इंजेक्शन और पोस्ट इंजेक्शन के साथ जो डीजल है उसको मैक्सिमम जलाने की कोशिश करेगी इंजन के अंदर, लेकिन फिर भी उसके साथ कुछ ऐसे पार्टिकल रह जाते हैं मोटा, जिसको थिक धुआं या काला धुआं बोलते हैं, उसको जो फिल्टर अब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है। इसमें क्रिस्टल्स लगे होते हैं जो उनको पार्टिकल को अब्जॉर्ब कर लेता है और आपको साफ धुआं बाहर निकलता है, जिसमें पोल्यूटेंट बहुत कम होते हैं। यही BS6 इंजन का पूरा जो टेक्नोलॉजी का काम था कि जो पोल्यूशन है वो डीजल इंजन का कम किया जा सके। अब धीरे धीरे ये जो इंजन होता है, जब पार्टिकल्स को इकट्ठा करता है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल जब जमा हो जाते हैं, इसका दूसरा काम होता है उनको फ्लश आउट करना। फ्लश आउट करने के लिए इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। आपकी गाड़ी जो फुल टेम्परेचर पे अगर 10-15 मिनट चलती है, जैसे हम हाईवे पे अक्सर होता है, तो ये जो पार्टिकल जमा हुए होते हैं जो बर्न होके बाहर आ जाते हैं। अब आप कहोगे कि अगर पार्टिकल्स को बर्न कर बाहर ही निकालना है तो सीधा क्यों नहीं निकाल दिया, फिल्टर में क्यों निकाल दिया गया? और जो फिल्टर ने उनको स्टोर किया, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो बननी थी, जिसने पोल्यूशन करना था, वो धीरे धीरे बनकर हवा में मिक्स होती है। लेकिन पार्टिकुलेट को जब जलाया जाता है रीजनरेशन के टाइम पे, वो एक थिक मटेरियल के रूप में बाहर आते हैं, वो हवा में मिक्स इतना नहीं होते, इसलिए पोल्यूशन कम होता है। तो वो भी थोड़े समय के बाद होते हैं, हर समय जब गाड़ी चल रही है उस समय फ्लश आउट नहीं होता, 10-15 मिनट के लिए होगा, वो भी आपका 4-5-6 हज़ार गाड़ी किलोमीटर चलने के बाद। अब होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो गाड़ी ज्यादातर सिटी में ही चलाते हैं, उनकी गाड़ी बहुत लंबा समय टॉप टेम्परेचर पे हाई RPM पे नहीं चल पाती, उनको डिजायर्ड टेम्परेचर जो नहीं मिल पाता है, तो वो उस पार्टिकल्स को फ्लश आउट नहीं कर पाता है और धीरे धीरे उसके अंदर जमा होकर चोक हो जाते हैं।
इसके एक वार्निंग लाइट भी दी जाती है इंजन के अंदर, जो लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता जो क्या होता है। ये रीजनरेशन की वार्निंग लाइट होती है, जो अभी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। अगर ये वार्निंग आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में डिस्प्ले होती है, इसका मतलब आप इंजन को रीजनरेशन की, यानी कि फिल्टर को रीजनरेशन की जरूरत है। उस समय दोस्तों देखो कुछ गाड़ियों में तो फीचर आ गया है, अलग से दे दिया गया है। महिंद्रा 700 में मिलता है कि आप बटन दबाओ और गाड़ी खड़ी हो जाएगी, आपको खड़ी करके रखनी उस समय अपने आप इंजन के आरपीएम कम होंगे, ज़्यादा होंगे, और आपको वो जो टेम्परेचर मेंटेन होने के बाद वो फ्लश आउट उसको कर देगा। अदरवाइज अगर आप गाड़ी हफ्ते में 1-2 बार हाईवे पे भी चलाते हैं, अच्छी स्पीड पे आधा घंटा गाड़ी चलाते हैं, 1 घंटा चलाते हैं, तो भी ये फ्लश आउट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। या फिर अगर आपको इतना समय नहीं मिलता है तो आपको गाड़ी 10-15 मिनट तीसरे गियर में लगभग 70-80 या 90 की स्पीड पर चलानी पड़ती है, ताकि वो गाड़ी का टेम्परेचर उतना आ जाए, उतने आरपीएम पे गाड़ी चले, तो वो चीज़ें फ्लश आउट हो पाए। अगर ये डीपीएफ एक बार ब्लॉक हो जाए तो दोस्तों कई बार इसको चेंज ही करवाना पड़ता है, वो मोटा खर्चा होता है, अलग गाड़ी का अलग अलग रेट हो सकता है। तो इसलिए आपको इन 2 समस्याओं का ध्यान रखना है, खास तौर पे रीजनरेशन वाला। अगर आपकी गाड़ी ज़्यादातर सिटी में चलती है, कोई सिटी में उतने आरपीएम नहीं हो पाते हैं, टेम्परेचर वाला नहीं पहुंच पाता इंजन का, तो आपको गाड़ी 1-2 बार हाईवे पे चलानी पड़ेगी। और अगर आपके पास इतनी दूरी तय करने के लिए नहीं है कि आप 15 या 20 या 30 किलोमीटर तक आप गाड़ी को हाई आरपीएम पे चला सकें, तो उसका गियर डाउन कर लें। मेनली अगर आप जिस जगह पे 5वें गियर में गाड़ी चलाते हैं या 6ठे गियर में चलाते हैं, 3रे या 4थे गियर में चलाएं। इस तरह से आपके गाड़ी के आरपीएम हाई होंगे, स्पीड हाई होगी, तो जो फिल्टर है ये साफ होता रहेगा, तो आपको कभी इस समस्या से 2-4 नहीं होना पड़ेगा। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर ये जरूर बताएं कि क्या आप BS6 डीजल वाली कार ओन करते हैं, और कंपनी ने या आपका जो सेल एडवाइजर है या सर्विस में कभी गया, क्या उन्होंने आपको इस चीज़ के बारे में बताया। अगर नहीं बताया तो आपको इस वीडियो में काफ़ी जानकारी हासिल हुई होगी, मुझे ऐसी मुझे उम्मीद है। और इसके साथ साथ मैं गुजारिश करनी चाहूँगा कि इस वीडियो को अपने उन ज़्यादा दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो डीजल गाड़ियाँ पसंद करते हैं, या ओन करते हैं, या लेना चाहते हैं, ताकि उनको भी इस समस्या का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों वीडियो की समाप्ति करने से पहले मैं दोबारा गुजारिश करनी चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए आए हैं या फिर इसको अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन बना उसको प्रेस कर दें, ताकि चैनल पे जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो को जहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।